विद्यार्थियों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग तथा सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का उसके संपूर्ण रूप में अध्ययन किए जाने के कारण इसे समग्र का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स भी कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक इकाइयों का ही नहीं बल्कि उनके योग या समूह का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। गार्डनर एक्ले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं या आयाम से है। यह आर्थिक अनुभव के हाथी के व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन, आकार व पहचान की अपेक्षा उसके कुल आकार, शक्ल एवं संचालन का अध्ययन करता है। अन्य रूप में यह एक वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि व्यक्तिगत पेड़ों का जिनसे जंगल बना है। परंतु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों से छोटे भागों का भी अध्ययन किया जा सकता है, पर यह आवश्यक है कि ऐसे छोटे योग संपूर्ण योगों के उपविभाग के रूप में ही हों। इसलिए गार्डनर एक्ले ने स्पष्ट किया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों से छोटे योगों का भी उपयोग होता है, पर वे छोटे योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों के उपविभाग के रूप में होते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का उसके समग्र या संपूर्ण रूप में अध्ययन करता है और इसी कारण इसे समग्रीकृत अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसे आय का सिद्धांत या इनकम थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत उन सब आर्थिक समस्याओं का समावेश होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित एवं समग्र प्रकृति की हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। इस तालिका में स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र हमने 8 भागों में विभक्त किया है। पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण एवं तत्संबंधी समस्याओं का निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोग फलन या कंजम्पशन फंक्शन, विनियोग फलन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गुणक, मल्टीप्लायर तथा त्वरक या एक्सेलरेटर आदि का अध्ययन होता है। दूसरा है सामान्य मूल स्तर का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन
तथा मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अर्थव्यवस्थाओं में विकास एवं नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में आते हैं। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्रविधियों, व्यूहरचना तथा सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। चौथा है व्यापार चक्रों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण, उन उतार चढ़ाव को रोकने के उपाय आदि के लिए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति एवं व्यापार नीति में समायोजन करने पड़ते हैं। इन सब का समष्टि अर्थशास्त्र में समावेश होता है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंजेस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत व्यापार शर्तें, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विनिमय दरों के उतार चढ़ाव का विश्लेषण, विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। छठा है प्रिंसिपल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग या मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का भी समावेश होता है। इसके अंतर्गत मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंक की व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त का अध्ययन किया जाता है। सातवां है राजस्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसके अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक ऋणों से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें आधुनिक युग में राजकोषीय नीति का दूसरी नीतियों से समायोजन बैठाने को विश्लेषण किया जाता है। आठवां है वितरण का समष्टि सिद्धांत या मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत भी आता है, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करने के समष्टि सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। अब हम आते हैं ब्रांचेस या टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस या समष्टि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं, प्रकार एवं रूप। व्यष्टि अर्थशास्त्र की भांति ही समष्टिक आर्थिक विश्लेषण की भी 3 शाखाएं हैं, जहां समष्टि स्थितिकी में दी हुई स्थिर परिस्थितियों में आर्थिक संतुलन का विश्लेषण होता है, वहाँ समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी में किन्हीं चरों में हुए परिवर्तनों से आर्थिक संतुलन के नए बिंदुओं की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाती है, जबकि समष्टि प्रावैगिक विश्लेषण के अंतर्गत परिवर्तन की प्रक्रिया तथा नवीन संतुलन बिंदुओं की ओर गति का विश्लेषण होता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र की 3 शाखाएं इस प्रकार हैं। समष्टि आर्थिक विश्लेषण की पहली शाखा है मैक्रोस्टैटिक या समष्टि स्थितिकी, दूसरी है मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक या समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, और तीसरी है मैक्रो डायनामिक्स या समष्टि प्रावैगिकी। समष्टि आर्थिक स्थितिकी या मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक की अगर हम बात करें तो यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। यह संतुलन स्थापना के कारणों एवं प्रक्रिया पर ध्यान न देकर केवल अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करता है। ऐसी संतुलन व्यवस्था को हम
एक समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जिसमें y क्या है, राष्ट्रीय आय है, c कुल उपभोग है तथा i कुल विनियोग व्यय को व्यक्त करता है। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, जो आगे चलकर हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा है समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी या मैक्रो इकोनॉमिक कंपैरेटिव स्टैटिक। यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित दो अलग अलग संतुलन अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। केन्स का बदलते संतुलन का सिद्धांत इसका अनुपम उदाहरण है। जैसे समष्टि स्थितिकी का समीकरण y इज इक्वल टू सी प्लस आई संतुलन की प्रथम अवस्था को दर्शाता है। अगर विनियोग की मात्रा में वृद्धि या परिवर्तन किया जाए तो नए संतुलन अवस्था का समीकरण yt इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई होगा। दोनों संतुलन अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहा जाता है। इसको भी हम एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसका अध्ययन भी हम आने वाले समय में करेंगे। और तीसरा है समष्टि आर्थिक प्रावैगिक विश्लेषण, मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक एनालिसिस। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति या मूवमेंट ऑफ चेन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत माना कि टी अवधि में उपभोग पिछले समय की आय t-1 पर निर्भर करता है, तो आय एवं उपभोग का यह प्रावैगिक संबंध फलनात्मक रूप में ct is equal to f which is a ct which is a function of y t-1 होगा। इसको भी हम रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं, समझ सकते हैं।